3 दिन सिंगापुर में। मेरे हाथ में सेब का टुकड़ा था। मैंने वो फेंकने के लिए दाएं बाएं देखा। मुझे दूर दूर तक कोई डस्टबिन नजर न आई। मैं टुकड़ा उठाकर आगे चल पड़ा। मैं 2 किलोमीटर तक चलता रहा, लेकिन रास्ते में किसी जगह कोई डस्टबिन या कचरा सेंटर नहीं था। मैंने 2-3 मरतबा सोचा मैं इसे झाड़ियों में फेंक देता हूँ, मगर दाएं बाएं आगे पीछे सारा माहौल इस कदर खूबसूरत और साफ था कि मुझे हिम्मत नहीं हुई। लिहाजा मैं सेब का टुकड़ा उठाकर चलता गया। खुदा खुदा करके एक डस्टबिन नजर आई। मैंने सेब का टुकड़ा उसके अंदर फेंका, टिश्यू पेपर से हाथ साफ किए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे चल पड़ा। ये सिंगापुर के साथ मेरा ताजा तरीन तारुफ था। दुनिया भर में कचरा ठिकाने लगाने के लिए डस्टबिन होती हैं, लेकिन सिंगापुर ने डस्टबिन खत्म कर दी हैं। क्यों? क्योंकि ये सफाई के उस लेवल पर चले गए हैं जहां कोई शख्स किसी जगह कोई चीज फेंकता ही नहीं, और अगर कोई शख्स ये गलती कर बैठे तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उसे $300 जुर्माना भी अदा करना पड़ता है, और सड़कों और पार्कों की सफाई भी। पुलिस सब्ज रंग की चमकदार जैकेट पहनाकर उसे एक इलाका दे देती है और ये अपने जुर्म की नोयत के मुताबिक वो इलाका चमका कर साफ करता रहता है, और इससे यह खिदमत सजा पूरी होने तक सरंजाम देना पड़ती है। यूं सिंगापुर दुनिया का साफ सुथरा मुल्क बन गया। च्युइंगम आज भी इस मुल्क में बैन है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं मुल्क में च्युइंगम मिलती नहीं। ये मिलती हैं, मगर ये आम रिवायती च्युइंगम नहीं होती। इनकी डब्बियां, ब्रांड, कलर और गोली का साइज सेम होता है, मगर सिंगापुरी च्युइंगम टॉफी की तरह मुंह में घुल जाती है। ये रबड़ नहीं बनती। चुनाचे आपको पूरे मुल्क में किसी जगह च्युइंगम चिपकी हुई नहीं मिलती। सफाई हम मुसलमानों के लिए आधा ईमान है, लेकिन इस पर अमल सिर्फ सिंगापुर के गैर मुस्लिम करते हैं, मगर ये लोग इसके बावजूद दोज़ख में जाएंगे और हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में गंद डालकर भी जन्नती हैं। मैं 5 दिसंबर 2022 को तीसरी मर्तबा ली कुआन यू के मुल्क सिंगापुर आया और अगले 3 दिन शशदर होकर इस मुल्क को देखता रहा। ये मुल्क बुनियादी तौर पर मुल्क नहीं है, ये एक सिटी स्टेट है, 23 किलोमीटर चौड़ी और 42 किलोमीटर लंबी, और मुल्क खत्म। ये मोनाको और वेटिकन सिटी के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी सिटी स्टेट है, लेकिन गुजर खान जितना ये छोटा सा मुल्क न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बिजनेस फ्रेंडली मुल्क है। ये दुनिया का सबतरीन और अंडर आबशारों का दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी है। मुल्क का कुल रकबा 683 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इसमें 700 किलोमीटर तवील जंगल, बाग और पार्क हैं। अब सवाल ये है, कम तरीन रकबे में तवील तरीन जंगल कैसे हो सकते हैं? ये लोग हर इमारत और हर छत पर जंगल उगाते हैं। 70 मंजिला इमारत की छत पर भी पार्क होगा और इसमें ऊंचे ऊंचे दरख्त और 10-10 मीटर चौड़ी झाड़ियां भी होंगी। इनका बोटैनिक गार्डन 150 साल कदीम है और ये आलमी सकाफती विरसा भी है। इन लोगों ने समंदर के अंदर मिट्टी डालकर भी गार्डन बना दिए हैं। आपको हर इमारत में दरख्त और पौधे मिलते हैं। सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। आपको पूरे मुल्क में सिगरेट पीते लोग नजर नहीं आएंगे। आप सिर्फ मखसूस एरियाज में सिगरेट पी सकते हैं और वहाँ भी दरख्त और पौधे जरूर होंगे। उन एरियाज के अलावा अगर आपके हाथ में सिगरेट की डब्बी भी नजर आई तो आपको पुलिस पकड़ लेगी और आपके लिए जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर भी है। दुनिया की तमाम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हेडक्वार्टर्स या सेकंड हेडक्वार्टर्स सिंगापुर में हैं। मुझे गूगल के ऑफिस जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं ये ऑफिस देखकर सकते में चला गया। पूरे मुल्क में सैकड़ों की तादाद में होटल्स हैं और हर होटल के साथ सेंटोरस से बड़ा मॉल है। चुनाचे सयाहों को होटल और अपने मॉल से बाहर नहीं जाना पड़ता। ये सारा दिन इसमें गुजार देते हैं। फितरत से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि ये दरख्तों को गोद ले लेते हैं। अपनी सारी दौलत इनके लिए वक्फ कर देते हैं। सिंगापुर में रोजाना 2 नए रेस्टोरेंट और 2-2.5 दर्जन कंपनियां खुलती हैं। रोजाना कोई ना कोई आलमी फंक्शन होता है। किसी जगह आर्ट मेला लगा है, किसी जगह स्पोर्ट्स, कल्चर, लाइफस्टाइल और फूड की नुमाइश चल रही है, और किसी जगह कोई त्योहार हो रहा है। लोग एशिया के ईमानदार तरीन लोग हैं। 10 पैसे भी वापस करेंगे और 5 पैसे वसूल करके रहेंगे। सिंगापुरियन धीमे मिजाज के हमदर्द लोग हैं। आप किसी से एड्रेस पूछें, वो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाने चला जाएगा। शोर नहीं करते, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। रिट का ये आलम है। हुकूमत ने 2020 में मास्क लगाने का हुक्म दिया और लोग अब तक चेहरे पर मास्क चढ़ाकर फिर रहे हैं, और हुकूमत जब तक मास्क उतारने का ऑर्डर नहीं दे देगी ये लोग उस वक्त तक मास्क इस्तेमाल करते रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ सुथरी, रवां और आसान है। पूरा शहर मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक है, लेकिन आपको ट्रेन की पटरी नजर नहीं आती। प्लेटफॉर्म पर पटरी के साथ शीशे की दीवारें और गेट हैं। ट्रेन रुकने के बाद शीशे के गेट खुलते हैं और आप ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन रवाना होने से पहले ही गेट बंद हो जाते हैं। ये बंदोबस्त मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए किया गया है। चुनाचे यहाँ ट्रैक पर गिरने के वाकयात नहीं होते। ये दुनिया की वाहिद ट्रेन है जिसके लिए आप गेट या बूथ पर अपना क्रेडिट कार्ड टच करें और सिस्टम सेकंड्स में आपके क्रेडिट कार्ड से रकम निकालकर आपके लिए गेट खोल देगा। ट्रेनें भी इंतहाई साफ और मुनज्जम हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी 92% आबादी अपने घरों की मालिक है और ये घर हुकूमत ने इन्हें बनाकर दिए हैं। तमाम शहरियों के लिए मिलिट्री सर्विसेज लाजमी है। चुनाचे अगर आबादी 59 लाख है तो फौज भी इतनी ही है। मर्दों को लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं, लिहाजा
آپ کو پورے ملک میں لمبے بالوں والے مرد دکھائی نہیں دیتے، اور اگر ہوں تو یہ غیر ملکی نکلیں گے۔ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ٹوائلٹ ڈے منانا شروع کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ ان کی ٹوائلٹ سے خصوصی دلچسپی ہے۔ یہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ٹوائلٹس میں مسلم شاور بھی لگاتے ہیں اور پبلک ٹوائلٹس میں وضو خانے بھی بناتے ہیں۔ تمام سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں میں عبادت کی جگہ ہیں اور آپ ان میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ پورے ملک میں جہاں چرچ ہوگا وہاں مسجد اور مندر بھی ہوگا اور کوئی بھی شخص ان میں داخل بھی ہو سکے گا۔ مختلف قومیتوں کے لیے مختلف علاقے مختص ہیں۔ لٹل انڈیا میں بھارتی، بنگلہ دیشی اور پاکستانی رہتے ہیں۔ میں ایک شام وہاں گیا تو مجھے محسوس ہوا میں پاکستان یا انڈیا کے کسی محلے میں گھوم رہا ہوں۔ چائنا ٹاؤن میں ہر طرف چینی باشندے دکھائی دیتے ہیں اور کمپانگیلم میں ملائی خاندان اپنی تمام تر روایات کے ساتھ آباد ہیں۔ آرچرڈ روڈ پر مالز اور ریستوران ہیں، جبکہ یوٹن پارک کافی ہاؤسز، چائے خانوں اور آئس کریم پارلرز کے لیے مختص ہیں، اور پورے ملک میں ساؤتھ انڈین دال بھی مل جاتی ہے اور حلال کھانے بھی۔ سنگاپور میں 5 سہولتیں بہت مہنگی ہیں: رہائش، تعلیم، ٹرانسپورٹ، شراب اور سگریٹ۔ غیر ملکیوں کی آمدنی کا 80% حصہ ان سہولتوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ زمین کم ہے، لہٰذا یہ فیکٹریاں بھی مالز کی طرح افقی بناتے ہیں۔ کوکا کولا کا پلانٹ بھی کیپسول کی طرح زمین سے آسمان کی طرف ہے اور یہ کسی بھی زاویے سے فیکٹری دکھائی نہیں دیتی۔ پورا ملک شاپنگ سینٹر اور ہوٹل ہے۔ آپ کسی طرف نکل جائیں، آپ خود کو عمارتوں کے جنگل میں پائیں گے، اور آپ اس جنگل کی کسی بھی عمارت میں گھس جائیں وہ شاپنگ مال نکلے گی۔ چنانچہ ہم سنگاپور کو گرین دبئی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ 3 چیزیں بیچ رہے ہیں: امن، سسٹم اور ایمانداری۔ یہ وہ 3 نعمتیں ہیں جن کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، لہٰذا دنیا بھر کے کاروباری ادارے آ کر سنگاپور بیٹھ گئے ہیں۔ کیونکہ یہاں سڑکیں بند نہیں ہوتی، کوئی کسی کو عقیدے اور زبان کی بنیاد پر تنگ نہیں کر سکتا۔ سسٹم کی حالت یہ ہے، آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، لوگ آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کریں گے اور آپ اس عمارت سے اپنا کام کروا کر باہر نکلیں گے۔ آپ کو اس کام کے لیے اگلے دن نہیں آنا پڑے گا۔ آپ کریڈٹ کارڈ ٹچ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ ویزے سے لے کر ہوٹل تک ہر چیز آسان لیکن مہنگی ہے، مگر کوئی شخص اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ شاید اسی لیے 59 لاکھ آبادی کے 683 کلومیٹر کے اس ملک کے زر مبادلہ $250 بلین ہیں۔ جی ہاں، $250 بلین، جبکہ ہم $1 بلین کے لیے IMF اور $3 بلین کے لیے سعودی عرب کے دروازے پر لیٹے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا سنگاپور ہمیشہ سے ایسا تھا؟ جی نہیں، یہ ملک 60 سال پہلے دلدلی زمین تھا اور یہاں کے لوگ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے بحری جہازوں کے چوہے کھانے پر مجبور تھے۔ لیکن پھر سنگاپور نے انگڑائی لی اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ کیسے؟ یہ آپ اگلے کالم میں ملاحظہ کیجیے گا۔